सोलो लेवलिंग की इस नई कड़ी में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी की कोई गुंजाइश नहीं बची। पिछली बार जब हमने संग जिन्वू को देखा था, वो अपनी सीमाओं को लांघ चुका था। मोनार्क ऑफ बीस्ट, मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट और मोनार्क ऑफ प्लेग, तीनों को उसने अपने दम पर हराया। ये केवल एक जीत नहीं थी, ये शक्ति के उस स्तर की उद्घोषणा थी जहां इंसान और देवताओं के बीच की सीमाएं धुंधली होने लगती है। उनकी लड़ाई के बाद हमें वो दिल तोड़ देने वाला दृश्य देखने को मिला जहां संग जिन्वू अपने पिता से वर्षों बाद मिलता है, लेकिन किस्मत ने उस पल में भी एक त्रासदी छुपा रखी थी। जैसे ही वे फिर से एक दूसरे के करीब आए, उसका पिता उसे बचाने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देता है। उनकी मृत्यु केवल एक भावनात्मक आघात नहीं थी, वो उस यथार्थ की ओर भी इशारा थी जिसमें जिन्वू अकेला बचा है, बिना उस व्यक्ति के जो उसके अस्तित्व की नींव था। उनके शरीर का पूर्ण विनाश इस बात का प्रतीक बन गया कि ये युद्ध केवल व्यक्तिगत नहीं है, ये ब्रह्मांडीय स्तर पर हो रहा टकराव है जिसमें हर बलिदान आवश्यक हो सकता है। लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। मोनार्क्स की हार के तुरंत बाद एक विशाल गेट के भीतर से जो आना था वो कोई बीस्ट नहीं था। गेट से उतरते दिखाई दिए शैडो मोनार्क एशबोर्न के असली सोल्जर्स, एक ऐसी सेना जो अपने नंबर में लाखों की तादाद में थी और हर सैनिक मृत्यु से पार जाकर भी अस्तित्व में था। हर कोई थम गया, हर हंटर, हर आम नागरिक जो उस लड़ाई का साक्षी बन रहा था, वो इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। इस युद्ध भूमि पर पहली बार ग्रैंड मार्शल बेलियन प्रकट होता है। वो संग जिन्वू के सामने झुकता है। एक पल के लिए सब शांत हो जाते हैं। सच्चाई ये थी, उस विशाल गेट से 1 लाख से ज्यादा बीस्ट आए थे और संग जिन्वू ने उन सभी को अपनी आर्मी में अब्सॉर्ब कर लिया था। ये किसी को समझ नहीं आया था क्योंकि किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है। अब प्रश्न ये नहीं था कि संग जिन्वू कहाँ है, बल्कि ये था कि क्या दुनिया उसके अचानक से गायब हो जाने की आदत डाल पाएगी। क्योंकि ये पहली बार नहीं था। हमारी दृष्टि अब एक अलग जगह की ओर बढ़ती है। संग जिन्वू टस के कंधे पर खड़ा है। उसके सामने एक नई सेना शैडो सोल्जर्स की विशाल लाइन बनी हुई है। बेलियन उसकी ओर देखकर बोलता है, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई अपने सारे फोर्सेस को 2 हिस्सों में बांटकर इस तरह ट्रेनिंग करवाए। जिन्वू मुस्कुराता है, हमारे सैनिक मरते नहीं, वे लौट आते हैं। अचानक बेरू उसकी ओर बढ़ता है, गंभीरता से कहता है, माय किंग, मैं ग्रैंड मार्शल की पोजीशन के लिए खुद को टेस्ट करवाना चाहता हूँ। ये प्रस्ताव सरल नहीं था। बेलियन ग्रैंड मार्शल था, शैडो आर्मी का सबसे उच्च पद। वो सैनिक नहीं, एक प्रतीक था अनुभव, शक्ति और समर्पण का। और अब बेरू उसे चुनौती दे रहा था। संग जिन्वू इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है। एक लड़ाई 2 कमांडर्स के बीच दिलचस्प होगा। बेरू गरजता है, उसके पंख फैलते हैं और वो बेलियन की ओर दौड़ता है। बेलियन चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही बेरू उस पर अटैक करता है, बेलियन अपना स्वॉर्ड खींचता है और वो सिर्फ एक तलवार नहीं थी, ये एक आकाशीय हथियार था, इतना विशाल और भारी कि जब वो उसे जमीन पर मारता है तो पृथ्वी खुद हिल जाती है। एक ही वार में बेरू जमीन में समा जाता है। संग जिन्वू चौंक जाता है। मन ही मन जिन्वू की आंखें थोड़ी नमी से भर जाती है। वो मुस्कुरा रहा है, लेकिन भीतर कहीं कुछ बेचैन है। वो ये लम्हा जी रहा है पर पूरी तरह उसमें नहीं है। वो देख रहा है अपनी माँ को जो हौले हौले हंस रही है, उसकी बहन को जो चाव से उसका बनाया खाना खा रही है, और खुद को याद दिला रहा है कि ये सब कुछ असली है, ये एक सपना नहीं। वो जानता है कि उसका समय सीमित है। इस शांत क्षण के पीछे वो तूफान छिपा हुआ है जो बस दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दुनिया फिलहाल शांत है, लेकिन वो जानता है ये शांति अस्थायी है। अभी की मुस्कुराहटों के पीछे एक अंतहीन युद्ध पनप रहा है जिसकी आहट उसने सुन ली है। खाने के बाद वो धीरे से रसोई में वापस चला जाता है। अपने हाथ धोते हुए आईने में खुद को देखता है। उसकी आंखें अब मासूम नहीं है। वो एक योद्धा है जिसने देवताओं से युद्ध किया है और फिर भी आज वो एक बेटे है, एक भाई, वो भी वही व्यक्ति है। शायद इसलिए ये सब उसे और भी ज्यादा मूल्यवान लगता है। जैसे ही वो अपने कमरे में लौटता है, उसकी आंखें अनायास ही उस कोने की ओर जाती है जहां कभी उसके पिता की तस्वीर रखी गई थी। वहां अब एक नई तस्वीर है, एक परिवार की, जिसमें वो तीनों मुस्कुरा रहे हैं। वो तस्वीर को देखकर खुद से कहता है, मैं अब अकेला नहीं हूँ, लेकिन जिम्मेदारियां अब पहले से कहीं ज्यादा है। उसकी चेतना फिर से वॉर मोड में शिफ्ट होने लगती है। दृश्य एक बार फिर बदलता है। दूसरी ओर एक दूर की आयाम में वो ड्रैगन किंग, जिसकी उपस्थिति अब तक एक अफवाह थी, पूरी ताकत के साथ प्रकट होता है। उसके चारों ओर उसके सेनापति है जो उसकी हर बात को निर्देश की तरह ग्रहण करते हैं। वो घोषणा करता है, अब समय आ गया है। युद्ध अब एक विकल्प नहीं है, ये आवश्यकता है। हमें शैडो मोनार्क से टकराना होगा और ये युद्ध अंतिम युद्ध होगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक है। वो भयावह है लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसके हर शब्द के साथ एक एक ड्रैगन उसकी सेना में उठता है और आकाश को घेर लेता है। ये नजारा भयावह से भी परे है। वह एक ऐसे प्राणी की तरह है जिसने मृत्यु को भी अपने अधीन कर लिया हो। वापस पृथ्वी पर संग जिन्वू को इस उथल पुथल की आहट मिल चुकी है। वो अब एक
एक विशाल मैदान में खड़ा है जहाँ हजारों शैडो सोल्जर्स उनकी अंतिम ट्रेनिंग में लगे हैं। बेलियन उसके पास आता है, गंभीरता से पूछता है, माय किंग, क्या हम तैयार हैं? जिन्वू चुपचाप खड़ा रहता है, उसकी नजरें उस क्षितिज पर टिकी है जहाँ से अगला युद्ध आएगा। शायद कोई भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार नहीं होता, वो कहता है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। पीछे से इग्रिस आता है, उसकी चाल में वही दृढ़ता है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अलग चमक है। वो जिन्वू के सामने झुकता है और कहता है, माय किंग, मैं भी इस युद्ध में अपनी शक्ति दिखाना चाहता हूँ, मुझे भी अपनी निष्ठा साबित करने का मौका दीजिए। जिन्वू हल्की मुस्कान देता है, तुम हमेशा मेरे पीछे रहना इग्रिस। वो कहता है, तुम्हारे बिना ये यात्रा अधूरी लगती है। ये पल छोटा था, लेकिन इसमें एक भावनात्मक गहराई थी जो एक शासक और उसके सैनिक के रिश्ते को परिभाषित करता है। आसमान में एक बार फिर बादल घिरते हैं। ये बादल मौसम के नहीं, युद्ध के हैं। दुनिया अब दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ शैडो मोनार्क और उसका परिवार, उसकी सेना और उसका संकल्प। दूसरी तरफ वे प्राचीन प्राणी जो ईर्ष्या, भय और लालच से प्रेरित होकर आ रहे हैं उसे खत्म करने। ये युद्ध केवल पृथ्वी का नहीं है, ये ब्रह्मांड का युद्ध है। जैसे ही जिन्वू अपने सोल्जर्स की ओर देखता है, वो एक आखिरी बार कहता है, हम सब एक ही छाया के नीचे हैं और अब हमारी छाया पूरी दुनिया को घेरने वाली है। ये उसके आत्मविश्वास की घोषणा थी, उसका वादा था अपने पिता, अपने परिवार, अपनी पृथ्वी से। ये एक राजा का प्रण था और फिर युद्ध का शंखनाद हुआ। और सच कहूं तो ये वो क्षण था जिसका इंतजार पूरी मानवता अनजाने में कर रही थी। एक ऐसा पल जब दुनिया के सामने वो सच्चाई आने वाली थी जिसे छुपाया गया, दबाया गया या शायद जो किसी को समझ ही नहीं आई थी। संग जिन्वू अब केवल एक हंटर नहीं बल्कि शैडो मोनार्क, एक ऐसा अस्तित्व जिसे अब देवता और राक्षस दोनों मानते हैं, वो अब दुनिया के सामने खड़ा होने जा रहा था। उसके कदमों की आहट उन दीवारों के भीतर गूंज रही थी जहां दुनिया की 150 से भी अधिक राष्ट्रों के सबसे ताकतवर हंटर जमा थे। ये कोई सामान्य मीटिंग नहीं थी, ये एक सभ्यता की आखिरी उम्मीद थी जो अंत की ओर बढ़ रही थी। ऑडिटोरियम में चुप्पी थी, वैसी चुप्पी जो किसी महासंग्राम से पहले होती है। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक अदृश्य भय, जैसे सबके भीतर कोई सच्चाई खुद को खोलने वाली हो। और तभी संग जिन्वू का स्वर गूंजता है, न ज्यादा ऊंचा न कम, लेकिन उसकी गंभीरता पूरे कमरे को कंपा देती है। जो आने वाला है वो बोलता है, उसके बारे में मैं वादा नहीं कर सकता कि सब कुछ सुरक्षित रहेगा। मैं ये भी नहीं कह सकता कि जो दुनिया हम जानते हैं वो वैसी ही बनी रहेगी। उसकी आंखें किसी कोने पर नहीं, सब पर थी, जैसे वो हर आत्मा के भीतर झांक रहा हो। ड्रैगन किंग, वो कहता है, एक ऐसा अस्तित्व है जिसे सिर्फ हरा देना ही काफी नहीं होगा। उसके आने के बाद कुछ भी वैसा नहीं बचेगा जैसा था। उसकी एक सांस में पूरे ग्रह को राख करने की क्षमता है। भीड़ में हलचल होती है, कुछ लोग फुसफुसाते हैं, कुछ डर से कसमसाते हैं, लेकिन संग जिन्वू शांत रहता है। मैंने ऐशबोर्न की यादों के माध्यम से उसका सामना किया है। मैंने देखा है कैसे उसने वो हर जगह तबाह की जहां उसका कदम पड़ा। वो सिर्फ युद्ध नहीं लाता, वो दुनिया को रीसेट कर देता है। और फिर वो कुछ कहता है जिससे सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। और अगला निशाना ये पृथ्वी है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता। जिन्वू आगे बढ़ता है, उसका चेहरा दृढ़ और निर्भीक। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं होगी। अगर दुनिया को बचाना है तो पूरी मानवता को एक होना पड़ेगा। हंटर, आर्मी, सरकारें, सबको। वो अपनी उंगली से एक हल्का इशारा करता है और चारों ओर छाया फैलने लगती है। हर एक प्रतिनिधि देख सकता है वो दृश्य जो अभी कुछ मिनट पहले ओ जिंगचुल ने देखा था। रूलर्स और मोनार्क्स की वास्तविकता, उनके पीछे छुपे इरादे, युद्ध का प्रारंभ, ऐशबोर्न की आत्मा और ड्रैगन किंग का प्रलयनकारी स्वरूप सबके सामने प्रकट होता है, मानो एक ब्रह्मांडीय दर्पण खुल गया हो। कुछ नेता अपनी कुर्सी पर पीछे झुक जाते हैं, कुछ चिल्ला उठते हैं, ये संभव नहीं, ये कल्पना है, ये कोई ट्रिक है। लेकिन अंदर ही अंदर सब जान गए हैं, ये कल्पना नहीं, ये उनका भविष्य है। इस बीच जिन्वू की माँ घर में बैठी उसकी बहन का हाथ थामे बैठी है। उनके चेहरे पर चिंता है। थोड़ी देर पहले उसने अपने बेटे को देखा था जो खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक माँ अपने बच्चे की आंखों से सब जान जाती है। वो अपनी बेटी से कहती है, तेरे पापा भी ऐसे ही थे। जब भी कोई बड़ा मिशन होता था तो हमें खाना बनाकर खिलाते थे, एक मुस्कान देते थे और फिर चले जाते थे। जब मैंने संग जिन्वू को देखा मुझे वैसी ही झलक मिली। बेटी कुछ नहीं कहती, बस उसकी आंखों में एक चमक होती है, विश्वास और भय की मिलीजुली भावना। दूसरी तरफ संग जिन्वू का सामना हुआ उस व्यक्ति से जिसे कभी उन्होंने पिता की तरह देखा था, के पिता। एक बार फिर वो एटर्नल स्लम्बर से जागकर सामने खड़े थे। उनकी मुलाकात भावनात्मक थी, एक पुराने सैनिक का नए राजा से मुलाकात। वो पूछते हैं, तुमने मुझे क्यों बचाया? जिन्वू जवाब देता है, आपकी आंखों में मैंने कुछ देखा था, भरोसा। आपने मेरी शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की, आपने उसका सम्मान किया, इसलिए मैंने रिस्क लिया। के पिता भावुक हो जाते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़ी, अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी माँ और बहन का ख्याल रखूंगा। ये मेरा वादा है, एक सैनिक का वादा। और शायद यही वो बात थी जो संग जिन्वू को सबसे ज्यादा चाहिए थी, कोई जो उसके बाद उसकी दुनिया को थामे। फिर से दृश्य बदलता है और जिंगचुल का चेहरा अब डर से नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास से भरा है। उन्होंने वो सब देखा है जो
कभी नहीं देखा था। रूलर्स की असलियत, मोनार्क्स की क्रूरता और संग जिनवू का अकेलापन। वो सबके सामने खड़े होकर बोलते हैं, हम इतने समय तक सोचते रहे कि हंटर्स को इंसानों की रक्षा के लिए शक्ति मिली है, लेकिन अब मुझे समझ आया, असली युद्ध तो मोनार्क्स और रूलर्स के बीच है। हम सिर्फ बीच में फंसे हुए हैं। इंसानों का अस्तित्व एक कोलैटरल डैमेज बन गया है। वो अब पूरी दुनिया के सामने एक नई रचना पेश कर रहे थे, एक ऐसी सच्चाई जिसे अब झुठलाना असंभव था। उसके बाद संग जिनवू बोलते हैं, मैं ये युद्ध अकेले लड़ सकता हूँ, लेकिन जीतने के लिए अकेले नहीं लड़ना चाहता। क्या आप सब तैयार हैं? ये पूछने नहीं आया, बताने आया हूँ कि अगर अब भी हम नहीं जागे तो सुबह का सूरज हमें से कई लोग नहीं देख पाएंगे। कमरे में मौजूद हर शख्स अब अलग नजरिए से देख रहा था। उनके चेहरों पर वही बात थी, हम हारे नहीं हैं, पर अब हमें जागना होगा। जैसे ही जिनवू एक कदम पीछे हटता है और जिंगचुल घोषणा करते हैं, आज से हर देश की प्राथमिकता एक होगी, सर्वाइवल। और इस सर्वाइवल का केंद्र होगा संग जिनवू, हमारा मोनार्क, हमारा लीडर। इस क्षण ने इतिहास बदल दिया। अब ये एक राष्ट्र की लड़ाई नहीं थी, ये एक ग्रह की अंतिम लड़ाई थी। ये कितने हैं, ये संख्या, ये संभव कैसे है? लियू जी गैंग की आवाज धीमी मगर कांपती हुई गूंजती है। संग जिनवू की आंखें सामने गेट की तरफ है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन उसके पीछे एक ऐसी सायों की फौज खड़ी है जैसे रात ने दिन को निगल लिया हो। लियू जी गैंग चिल्लाता है, ये शुरू हो गया है। गेट के भीतर से एक धुंध निकलती है, धुंध नहीं, एक परछाई नहीं, वो कुछ और है। एक विशालकाय चेहरा सामने उभरता है, उसकी आंखें आग की तरह जल रही है और वो ऐसे दहाड़ता है जैसे पूरी पृथ्वी को चीर देगा। हम आ रहे हैं, वो गूंजती आवाज गेट से बाहर निकलती है और हर इंसान के दिल में चुभ जाती है। संग जिनवू अपने दोनों हाथ ऊपर उठाता है और अपनी आर्मी को एक इशारा देता है, बैरियर फॉर्मेशन। उसकी आवाज बिजली की तरह फटती है। हजारों की संख्या में शैडो सोल्जर्स तुरंत एक फॉर्मेशन में खड़े हो जाते हैं, संगठित तैयारी में और पूरी तरह से मौत के लिए समर्पित। लियू जी गैंग, जो अभी तक केवल गवाह था, अब बोल उठता है, हमें भी मूव करना होगा। अब ये सिर्फ जिनवू का युद्ध नहीं है, ये हम सबका है। कई हंटर्स अब संग जिनवू की सेना के पीछे खड़े हो रहे हैं। उनमें जो घबराहट थी वो अब एक उद्देश्य में बदल रही है, लेकिन कुछ जगहों पर स्थिति अब भी वैसी नहीं थी। कनाडा, जे मिल्स का चेहरा कैमरे के सामने आ जाता है। वो रिपोर्टर से बात कर रहा है, उसकी आवाज थोड़ी रोष भरी है। हमें क्यों भागना चाहिए? हम खुद हंटर्स हैं। क्या संग जिनवू खुद को हमसे ऊपर समझता है? रिपोर्टर पूछता है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी थी कि इस बार बीस्ट्स हजारों की संख्या में होंगे, कैमिश से भी ज्यादा शक्तिशाली। जे मिल्स हंस देता है, कैमिश, उस ड्रैगन को मैं अपनी टीम के साथ खत्म कर सकता हूँ अगर मौका मिले। ये डराने वाली बातें पुरानी हो चुकी है। हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, न कि भागने के लिए। लेकिन उनके शब्दों के ठीक एक घंटे बाद जब कनाडा के गेट में कंपन होता है और पहला बीस्ट प्रकट होता है, वो न तो पंखों वाला है, न ही कोई सामान्य आकार का। वो बीस्ट मानो 2 टावरों के बराबर ऊंचाई वाला आग उगलता हुआ विशाल यमदूत सीधे जमीन पर कदम रखता है। धरती कांपती है और अगले ही क्षण वहाँ का सारा कम्युनिकेशन कट हो जाता है। ब्लैक स्क्रीन, दुनिया देखती रह जाती है। फिर टीवी पर लिखा आता है, कनाडा के वैंकूवर शहर से संपर्क टूट गया है। संख्या में आए 17-20 ने 40 मिनट में पूरे शहर को खाक कर दिया। और तब दुनिया को एहसास होता है, संग जिनवू मजाक नहीं कर रहा था। अब दुनिया जाग चुकी है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, अमेरिका, सऊदी अरब, नाइजीरिया, हर जगह अब सरकारें भागने के लिए रास्ते खोज रही है। ट्रेनें, जहाज सब फुल है। एयरपोर्ट्स पर भगदड़ मच गई है। और वहीं कोरिया में संग जिनवू अकेला खड़ा है, अपने लोगों की रक्षा की पहली दीवार। वो घर अब बन चुका है, एक सुंदर, विशाल लेकिन खाली घर। बेरू मुस्कुराकर कहता है, माय किंग, अब आप आराम कर सकते हैं। हमने आपके लिए सुरक्षित जगह बना दी है। संग जिनवू अंदर जाता है, हर कमरे को देखता है। दीवारों पर कोई तस्वीर नहीं, खिड़कियों से बाहर सिर्फ पहाड़ और एक खामोशी, जैसे कि ये किसी सैनिक का अंतिम विश्राम स्थल हो। बेलियन बाहर इंतजार कर रहा है। जैसे ही संग जिनवू बाहर आता है, वो झुक जाता है। माय किंग, मैंने उस फ्लैग को लगाया क्योंकि ये आपका राज्य है, ये आपकी भूमि है, हम सब आपकी छाया है। संग जिनवू उस झंडे को देखता है, काले रंग का, उस पर उसका चिन्ह। वो धीरे से कहता है और जीनो एक ठंडी सांस लेते हुए कहता है, हाँ, ये मेरे साथ है। शांत हो जाओ बेरो। इस छोटे से पल में बाकी हंटर्स की रूह कांप जाती है। वो सिर्फ ताकत नहीं देख रहे थे, वो एक नया लेवल देख रहे थे। तभी एक गेट खुलने की चेतावनी मिलती है। उजाले से चकाचौंध वो गेट अचानक ब्राइट हो उठता है। चारों ओर एक भारी ऊर्जा फैल जाती है। जीनो कहता है, ये शुरू हो रहा है। लेकिन तब बेलियन कुछ नोटिस करता है। वो कहता है कि उसे इस गेट से कोई प्रेजेंस महसूस नहीं हो रहा। जीनो की पेशानी सिकुड़ जाती है। कोई प्रेजेंस नहीं, वो दोहराता है। मनीन भी चौंक जाता है। जीनो फौरन बेलियन से पूछता है कि बाकी गेट्स का क्या हाल है, वो 7 और गेट्स जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में खुले थे। बेलियन जवाब देता है, सभी गेट्स में यही सिचुएशन है, एकदम साइलेंट, कोई प्रेजेंस नहीं। जीनो के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती है। वो धीरे धीरे समझ रहा था कि उसने जो सोचा था वो शायद गलत था। उसका अनुमान था कि मोनार्क्स अपनी आर्मी को 8 हिस्सों में बांटकर इन गेट्स के जरिए अटैक करेंगे।
करेंगे। पर शायद वो सब एक ही जगह से आने वाले हैं, उस एक गेट से जो जीनो से सबसे दूर है। कट टू कनाडा। वहाँ पर हंटर्स तैयार खड़े हैं। कनाडा के नागरिकों को विश्वास था कि उनके हंटर्स उन्हें बचा लेंगे। सड़कों पर लोग इकट्ठा हो चुके हैं, कुछ अपनी नौकाओं पर, कुछ कैमरे लिए, सब एक ही उम्मीद में कि वो फुटेज जो उन्हें इतिहास बना दे। वहाँ का एक हंटर जो पहले जीनो की चेतावनी को मजाक समझता था, अब गेट के खुलते ही मुस्कुरा रहा है। तो आखिरकार समय आ गया, वो कहता है। गेट खुलता है, चमक से सब कुछ ढक जाता है, लेकिन कोई नहीं आता। हाँ, बिल्कुल कोई नहीं। कनाडा के हंटर्स और नागरिक चौंक जाते हैं। कोई दैत्य नहीं, कोई बीस्ट नहीं, कोई मॉन्स्टर नहीं। सब सोचने लगते हैं, क्या जीनो झूठ बोल रहा था? क्या ये सब एक ड्रामा था, एक पब्लिसिटी स्टंट? फिर अचानक गेट से एक शख्स बाहर आता है, एक अकेला आदमी, बिल्कुल आम दिखने वाला। सबकी सांसें जाती है। ये कौन है? ये इंसान है। एक हंटर फुसफुसाता है और फिर एक बर्फीली हवा चलती है। वातावरण की दिशा बदलती है। सूरज की रोशनी थोड़ी कम लगने लगती है, जैसे प्रकृति ने अपनी धड़कनें थाम ली हो। वो आदमी कोई आम इंसान नहीं था, वो था ड्रैगन किंग, डिस्ट्रक्शन का सम्राट, अंधेरे का अंतिम सेनापति, वही जिसे देखकर देवता भी अपनी तलवारें नीचे कर देते हैं। ड्रैगन किंग की एंट्री हो चुकी थी। कट टू मीटिंग हॉल। दुनिया की 150 से भी ज्यादा कंट्रीज के टॉप हंटर्स एक साथ एक रूम में इकट्ठा थे। ये कोई आम सम्मेलन नहीं था, ये युद्ध का प्लान था। वही जिंजुल के चेहरे पर एक बेचैनी थी। वो अभी अभी जीनो से मिलकर लौटा था। वो जान चुका था जो आने वाला है उसके सामने ये पूरी दुनिया शायद टिक भी न पाए। वो सोच रहा था कि क्या इंसान वाकई इस युद्ध में कोई भूमिका निभा सकते हैं, या फिर इंसान बस उस कहानी के साइड कैरेक्टर बनकर रह जाएंगे। जीनो ने जो उसे दिखाया था, रूलर्स, मोनार्क्स, एशबॉर्न और वो प्राचीन युद्ध जिसकी आंच अभी बुझी नहीं थी, वो सब देखकर उसका पूरा विश्वास हिल गया था। वो जान गया था कि ये युद्ध सिर्फ इंसान और मॉन्स्टर्स के बीच नहीं है, ये युद्ध है रूलर्स और मोनार्क्स के बीच। इन सब के बीच इंसान बस कोलैटरल डैमेज है। जीनो ने उसे एक मौका दिया था सच को जानने का। उसने उसे दिखाया था कि हंटर्स की शक्ति का असली कारण क्या है, क्यों रूलर्स ने कुछ इंसानों को उठाया और उन्हें शक्ति दी, और क्यों मोनार्क्स उस शक्ति को मिटाने आ रहे हैं। अब जीनो का अगला कदम क्या होगा? ड्रैगन किंग क्या अकेले आया है, या उसके पीछे है पूरी तबाही? क्या कनाडा वो पहला देश होगा जो इस युद्ध का स्वाद चखेगा, या फिर जीनो ने पहले ही प्लान बना लिया है? ये सब सवाल हवा में तैर रहे थे, लेकिन एक बात साफ थी, ये युद्ध अब जीनो बनाम मोनार्क्स नहीं रहा। ये युद्ध है एक इंसान की विरासत बनाम एक सम्राट की विनाशलीला। और वहीं आज की कहानी यही रुकती है। ड्रैगन किंग ने कदम रख दिया है, जमीन अब हिलेगी, आसमान अब फटेगा, और जो कुछ बचेगा वो इतिहास नहीं, किंवदंती होगी। अगर तुम अब तक पढ़ रहे हो तो एक बात तय है, तुम इस युद्ध के लिए तैयार हो, लेकिन क्या ये दुनिया तैयार है, ये हम अगली बार जानेंगे। तब तक ये याद रखना, जब अंधेरा बहुत गहरा हो जाए तभी असली रोशनी आती है, जब समय रुकने लगे, जब आकाश की परछाई जमीन तक उतर आए, जब इंसान की ताकत और भगवान की मर्जी के बीच का फर्क मिटने लगे, तब एक युद्ध जन्म लेता है। सोलो लेवलिंग की ये कहानी सिर्फ एक हंटर की नहीं, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने मौत को भी झुका दिया। ये कहानी है अंधेरे के उस सम्राट की जिसकी एंट्री के बाद रोशनी की परिभाषा बदल गई। और अब जब ड्रैगन किंग खुद गेट से बाहर आ चुका है, तब सवाल सिर्फ यही है, क्या जीनो इस बार भी जीत पाएगा, या फिर शुरू हो चुका है अंत?